महाराष्ट्र में एक बार फिर फडणवीस सरकार बन चुकी है। मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस ने तीसरी बार इस पद की शपथ ली है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इस समारोह में पहुंचे। उद्योग और फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी इस दौरान दिखाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। शपथ ग्रहण के फौरन बाद उन्होंने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ कैबिनेट बैठक की है। कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोन मैरो की राह देख रहे लोगों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा और अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सरकार के गठन के लिए सबके साथ सलाह मशवरा किया जा रहा है। कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। और सीधे चलते हैं मुंबई, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र, सस्पेंस से तो पर्दा उठ गया है। 3 मुख्य चेहरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार बना चुके हैं। ऐसे में अब क्या सस्पेंस है पोर्टफोलियो एलोकेशन का? कुछ अंदाजा लग रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, अभी आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कैबिनेट की बैठक के बाद में। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया थी कि सीधे शपथ ली और उसके बाद मंत्रालय पहुंच गए और वहां पर कैबिनेट की बैठक लेके अपना काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि इनका ये थीम था, ये नारा था आज की शपथ विधि का कि अब नहीं रुकेगा महाराष्ट्र, यानी कि तुरंत ये काम शुरू कर देंगे महाराष्ट्र के विकास का, और इस तरह का संदेश देना चाहते थे। अब जो सवाल है कि पोर्टफोलियो के वितरण का, तो देखिए सबसे बड़ा सस्पेंस ये रहेगा कि गृह मंत्रालय, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे थे और उनके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को लेकर असमंजस बना हुआ था। क्या वो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिलता है? क्या उनकी पार्टी को मंत्रालय दिया जाता है? दूसरा सस्पेंस ये है कि नगर विकास मंत्रालय, उसकी भी मांग की है एकनाथ शिंदे ने, क्या ये उन्हें दिया जाता है? इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर के पद को भी मांगा है उन्होंने, क्या विधानसभा के स्पीकर का पद शिवसेना के पास जाता है? तो ये 3 सस्पेंस हैं जिन पर से पर्दा हटना भी बाकी है। और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी बताया कि लगभग पोर्टफोलियो तय हो चुके हैं, तो इस सिलसिले में चर्चा हुई है या नहीं हुई या आने वाले वक्त में होगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विवाद हो सकता है। बिल्कुल। और किसके कितने मंत्री और किसको कितना पोर्टफोलियो और कौन सा पोर्टफोलियो मिल रहा है, इस पर नजर सभी की रहेगी और एक बार फिर इस पर सस्पेंस बरकरार है। शुक्रिया जितेंद्र इस अपडेट के लिए। न्यूज़ एट 8 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम लौट रहे हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8 और अब खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने संबल की घटना की तुलना बांग्लादेश के हालातों से की है। उन्होंने कहा है कि संबल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, आज वही बांग्लादेश और संबल में हो रहा है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक जैसा है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने संबल हिंसा को लेकर अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि संभल हिंसा मामले में एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे ठीक कराने का खर्च भी उन्हीं से वसूला जाए। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अगली खबर, इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा दिया है। इसरो ने बुधवार को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद आखिरकार इस मिशन को आज शाम 4:04 पर लॉन्च कर दिया। इसरो का भरोसेमंद PSLV रॉकेट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन को लेकर श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है, जो सूर्य के रहस्यों को सुलझाएगा। मिशन का मकसद सूरज के कोरोना और सौर तूफान और मौसम का अध्ययन करना है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 61वीं उड़ान पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सही कक्षा में प्रक्षेपित किया। इस लॉन्च को 24 घंटे डिले किया गया था क्योंकि प्रोबा 3 सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी आई थी। भारत का रॉकेट ठीक था और 24 घंटे बाद वो अपने 4:04 पे सही उड़ान लेके करीबन 20 मिनट के अंदर प्रोबा 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सही कक्षा में प्रक्षेपित किया। प्रोबा 3 सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत प्रेस्टिजियस मिशन है। इसको करीबन $210 मिलियन की लागत पे बनाया गया है। प्रोबा 3 सैटेलाइट पहली बारी अंतरिक्ष में फॉर्मेशन फ्लाइंग दर्शाएगा। हमने धरती पे एयरक्राफ्ट में फॉर्मेशन फ्लाइंग देखी है जब वो एयर एक्रोबैटिक्स करते हैं, लेकिन पहली बारी अंतरिक्ष में फॉर्मेशन फ्लाइंग होगी। और प्रोबा 3 सैटेलाइट सूरज के गहरे रहस्यों की जानकारी देगा। अंतरिक्ष में वो आर्टिफिशियल टोटल सोलर एक्लिप्स बनाएगा, जिससे सूरज की बहुत जानकारी मिलेगी। ये एक कमर्शियल मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की एक लॉन्च सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत ये लॉन्च किया गया। प्रेस्टिजियस मिशन था, भारत के लिए अहम मिशन था, यूरोप के लिए, और इससे भारत को मुनाफा भी हुआ। अब प्रोबा 3 सैटेलाइट अपनी कक्षा में है और आने वाले टाइम में उम्मीद है वो सूरज के रहस्य बताने में सक्षम होगा। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।